हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3। और जो चैप्टर था वो था मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। था नहीं है, सॉरी। तो चलिए बच्चों, होप सो कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी गैर पारंपरिक सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो पावर सोर्सेज होते हैं उनको मेनली दो भागों में, जो दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। एक कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो बहुत लंबे समय से जो है हम यूज करते हुए आ रहे हैं, उनको अपने डोमेस्टिक यूज में भी उनका यूज होता है। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली उसके दो मेन हम लोगों ने पढ़े थे, एक था फायरवुड और दूसरे थे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ईटीसी। तो इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं उनसे बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करना पड़ता है। तो चलिए आज हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे, इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। देयर यूज आल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जो फॉसिल फ्यूल्स क्या थे? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब थे। तो इनके जो बढ़ते हुए यूज हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इनका शॉर्टेज हो रहा है। देयर यूज आल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोयले को यूज करने से, पेट्रोलियम को यूज करने से बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। देयरफॉर, इसीलिए देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। इसीलिए जो है हमें जरूरत पड़ती है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करने की, जो कि है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। और ये सारी एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल हैं। तो चलिए बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्स से हमें एक बात हमारी सामने खुल गई कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थे वो क्या थे? नॉन रिन्यूएबल थे। यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, उनको दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। ये हम लोगों ने किस में पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था आई थिंक। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है, जिनका अगर हम केयरलेस तरीके से यूज करें तो वो खत्म हो जाते हैं और उनको दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। और वो क्या क्या थे? कोयला थे, पेट्रोलियम थे। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर हम ज्यादा डिफोरेस्टेशन करेंगे, ज्यादा फायरवुड का यूज करेंगे, ज्यादा कोयले का यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। और ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनका स्टॉक जो है अनलिमिटेड होता है, जो कभी ना खत्म होने वाले होते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी। ऐसा नहीं है कि एक दिन सूरज चमकेगा तो अगले दिन उसकी बैटरी लो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो हर दिन जोर से चमक सकता है, हर दिन तेज से शाइन हो सकती है, हर दिन उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। विंड एनर्जी है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम सब मिलकर सांस लेंगे, ज्यादा लोग सांस ले लेंगे तो विंड की एनर्जी कम हो जाएगी, नहीं, विंड की एनर्जी उतनी ही रहेगी। टाइडल एनर्जी, ये सारी एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को जाना कि वो होती है जैसे कि सोलर एनर्जी। तो चलिए अब सोलर एनर्जी को हम लोग पढ़ लेते हैं कि सोलर एनर्जी किसको बोलते हैं और वो हम उसका यूज कैसे करते हैं। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट अस बाय एवरी डे इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सूरज की गर्मी और रोशनी जो कि हम हर रोज महसूस करते हैं वो क्या कहलाती है? सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी से आप लोग ये बिल्कुल मत समझिएगा कि सूरज में एक अलग तरह की शक्ति उत्पन्न होती है जो कि हम नहीं देख सकते और साइंटिस्ट देख सकते हैं और वही सोलर एनर्जी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो आप रोजाना धूप और गर्मी जो महसूस करते हैं, जिसमें आप कपड़े सुखाते हैं और किसान फसलें सुखाते हैं और लोग मुख्तलिफ तरीके से उसका यूज करते हैं, वही सोलर एनर्जी होती है। उसी को यूज करते हैं साइंटिस्ट अपने साइंटिफिक तरीके से, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी जो कि
सन से ट्रैप की जाती है, वो उसको हम यूज कर सकते हैं सोलर सेल्स में। देखिए ये एक सोलर सेल है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। मेनी ऑफ दिस सेल्स आर ज्वाइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पस। बहुत सारी सेल्स को एक जगह जोड़ दिया जाता है। देखिए ये एक सेल है और ये देखिए सोलर पैनल में कितनी सारी सेल है, गौर से देखिए आप कितनी सारी सेल है। इन सबको जब एक जगह जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो सोलर पैनल कहलाता है। तो इसी तरह सोलर पैनल में सारी सेल्स को जब ज्वाइन कर देते हैं तो उससे पावर जनरेट होती है हीटिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए। The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. जो ये सूरज सोलर एनर्जी को यूज करने का की जो टेक्नोलॉजी है उससे बहुत ज्यादा जो फायदा उठा रहे हैं वो कौन है, उष्ण कटिबंधीय कंट्रीज, यानी वो कंट्रीज जहां पर सूरज की रोशनी that are blessed with which are blessed with abundant sunshine, जहां पर प्रचुर मात्रा में सूरज की रोशनी पाई जाती है। हमारी जो कंट्री है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा, सॉरी नॉर्थ नहीं, जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। तो ये जो सोलर एनर्जी का यूज जो है वही कंट्रीज कर रही हैं, ज्यादा इससे फायदा उठा रही हैं जहां पर सूरज की जो सनशाइन है वो अबेंडेंट मात्रा में मौजूद है। सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर एंड आल्सो यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। सोलर एनर्जी का सोलर हीटर में, सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर में यूज होता है। और फिर ये कम्युनिटी लाइटनिंग, अब आप सोच रहे होंगे कम्युनिटी लाइटनिंग का स्पेशली नाम क्यों दिया है, वो इसलिए देखिए आप लोगों ने कभी देखा होगा जो लोग बड़ी सिटीज में रहते हैं या फिर जो गांव में भी रहते हैं उन लोगों ने भी देखा होगा, कई गांव ऐसे हैं। अभी भी आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक इलेक्ट्रिकल पावर जो है पहुंची नहीं है, लाइट वहां पर, करंट वहां तक पहुंचा नहीं है। वहां के लोग क्या करते हैं, जो थोड़े एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये महंगा मिलता है, तो जिन लोगों के पास थोड़ा पैसा होता है वो लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल्स का यूज करते हैं। वो पूरे दिन में जो है, दिन के टाइम में सोलर पैनल्स को बाहर रोड पे खेतों में रख देते हैं और फिर वो पूरे दिन उस पर सूरज की रोशनी और गर्मी पड़ती है, उस तरह चार्ज होता है, रात में लोग उसको लाइट जलाने के लिए यूज करते हैं। तो इसी तरह कम्युनिटी लाइटनिंग में आप लोगों ने देखा होगा पोल्स जो होते हैं उसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा दिया जाता है। वो पूरे दिन में तो हमें सूरज की लाइट की वजह से जो है स्ट्रीट लाइट की जरूरत पड़ती नहीं है, पूरे दिन वो उससे चार्ज होता है और फिर रात में जो लाइट जलती है स्ट्रीट लाइट वो उसकी पावर से जलती है। और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी ऐसा किया जा सकता है क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल सड़क पे होते हैं, उन पर सोलर पैनल लगा दिया जाता है और फिर वो उसी से वर्क करते हैं। तो इस तरह इनका यूज किया जाता है। तो होप सो कि बच्चों आप लोगों को सोलर एनर्जी समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी। विंड इज एन इनएक्सहॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड एक ना खत्म होने वाली सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंडमिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमेमोरियल। विंडमिल्स जो है वो यूज होते आ रहे हैं ग्रेन को ग्राइंड करने में, वाटर को लिफ्ट करने में, एक बहुत पुराने समय से, बहुत प्राचीन समय से यूज होते आ रहे हैं। इन मॉडर्न टाइम विंडमिल्स, the high speed winds rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity। मॉडर्न टाइम में विंडमिल्स से क्या किया जाता है, जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं वो विंडमिल, ये एक विंडमिल है आप देख रहे हैं, उसको रोटेट करती है यानी घुमाती है, जो कि, और ये विंडमिल एक जनरेटर से कनेक्ट होते हैं। जब ये घूमते हैं हाई स्पीड के साथ, हाई स्पीड विंड के साथ, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंडमिल्स are located in coastal region and in mountain passes where strong and steady wind blows। और जो विंड फार्म्स होते हैं उनके पास क्लस्टर्स ऑफ विंड मिल होते हैं, इस तरह के, यानी एक समूह होता है विंड मिल्स का, जो कि कहाँ लोकेटेड होते हैं विंड फार्म्स, कोस्टल रीजन्स में और माउंटेन्स पासेस में, यानी समुद्री जो रीजन्स होते हैं वहां पे, और जो पहाड़ी दर्रे होते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड ब्लो करती है, वहां पर ये विंड फार्म्स लगाए जाते हैं ताकि वहां पर तेज विंड मिल्स घूमे और
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी। तो विंड फार्म्स कहाँ पाए जाते हैं, ये कुछ देशों के नाम है, आप लोग इनको याद कर लिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये सारे नेम्स कुछ नेम्स हैं जो आप याद कर सकते हैं इजीली। तो चलिए, विंड एनर्जी हो गया। होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा विंड एनर्जी क्या होती है, और ये एक ना खत्म होने वाली एनर्जी है। और विंड मिल्स, जो बच्चे ट्रेन में जर्नी कर चुके होंगे, जिन लोगों ने लंबे सफर किए होंगे, उन लोगों ने यकीनन विंड मिल्स को जो है देखा होगा कि बड़े बड़े लगे होते हैं। तो ये किस पर्पज से लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए लगाए जाते हैं, और इनसे पॉल्यूशन नहीं होता, ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर। अब न्यूक्लियर पावर क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में चलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अभी के लिए आपको इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है इन सारी चीजों से। आप जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगे, ये सारी चीजें आपके सामने खुल कर सामने आती जाएंगी, तो आपको तब लगेगा कि अच्छा, जो उस टाइम हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता था, आज समझ में आ रहा है, ये इस वजह से हो रहा है। तो अभी आपका सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, आप अभी इनका इंट्रोडक्शन ही याद कर लीजिए, इनकी डेफिनेशन ही याद कर लीजिए। बाद में आप लोगों को समझाया जाएगा जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे कि ये डेफिनेशंस आई कहाँ से, ये कहाँ से पैदा होती हैं, कैसे वर्क करता है ये, तो ये आप अपर क्लासेस के लिए छोड़ दिए। अभी हम सिर्फ इनको जान लेते हैं, इनसे वाकिफियत कहते हैं ना, वाकिफ हो जाना, इनसे सिर्फ हम अपना इंट्रोडक्शन करा लेते हैं। न्यूक्लियर पावर इज obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। न्यूक्लियर पावर जो है वो ऑब्टेन की जाती है जो नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यूरेनियम है और थोरियम है, इनके एटम्स के न्यूक्लियाई में ये एनर्जी स्टोर रहती है और वहीं से न्यूक्लियर पावर को ऑब्टेन किया जाता है। तो बस आप लोग यही जानिए कि यूरेनियम और थोरियम जो कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनके परमाणुओं के नाभिक में, यानी इनके एटम्स के न्यूक्लियाई में जो एनर्जी स्टोर रहती है, वहीं से न्यूक्लियर पावर को ऑब्टेन किया जाता है। these फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इमिट पावर। ये फ्यूल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर विखंडन से होकर गुजरते हैं और जो है पावर को जनरेट करते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। In India, Rajasthan and Jharkhand have large deposits of uranium. Thorium is found in large quantities in monazite sands of Kerala। तो मैंने आप लोगों को बताया, एक तो हमारा होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी पावर का, जिसे हम लोगों ने मिनरल का जो 7 कॉन्टिनेंट में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ा था। तो वर्ल्ड लेवल पर जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है, यूएसए और यूरोप है। और इंडिया में ये सारी चीजें आप लोगों की याद करने के लिए हैं। इंडिया में यूरेनियम इंडिया में राजस्थान और झारखंड में लार्जेस्ट अमाउंट में जो है यूरेनियम डिपॉजिट किया जाता है, और जो थोरियम होती है वो केरला की मोनाजाइट सैंड में जो है पाई जाती है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कल्पक्कम इन तमिलनाडु। अब देखिए, अब ये जो चीज है ये आप लोगों को जो बताया जा रहा है कि इंडिया में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर स्टेशन जो है वो लोकेटेड है, ये आप लोगों को याद करना जरूरी है, क्योंकि ये अभी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है और ये हमेशा आप लोगों से, अगर आप यूपीएससी भी देंगे ना तब भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और हमेशा के लिए याद कर लिए कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कहाँ कहाँ है। कल्पक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड केगा इन कर्नाटक। तो चलिए बच्चों, होप सो कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और आपकी न्यूक्लियर पावर से हेलो हाय भी हो गई होगी। बस इंट्रोडक्शन के लिए हमने इसको पढ़ाया, जब हम अपर क्लासेस में जाएंगे तब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी। अब ये एक न्यू नेम हो गया। आप लोगों ने अब तक जितनी एनर्जीज के बारे में पढ़ा वो आप लोगों ने सुनी होंगी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको जानेंगे। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो हीट एनर्जी होती है अर्थ से जो हीट एनर्जी हासिल की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द टेम्परेचर इन द अर्थ राइजेस स्टेडली एज वी गो डीपर। जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जाते हैं, अंदर जितना घुसते जाते हैं
वहां का टेम्परेचर उतना हाई होता जाता है। जैसे कि जो खदानें खोदी जाती हैं, अगर आप उसके अंदर जाएं तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। समटाइम दिस हीट एनर्जी में सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। कभी कभी क्या होता है, ये जो हीट एनर्जी जो होती है वो जमीन के सरफेस पे हॉट स्प्रिंग के रूप में भी पाई चली जाती हैं, हो जाती हैं। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। ये जो हीट एनर्जी है, ये गर्मी की जो पावर है, जमीन की जो गर्मी है, इसको पावर जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। जियोथर्मल एनर्जी जो कि हॉट स्प्रिंग के रूप में होती है, वो बहुत पुराने कई सालों से जो है किस में यूज होती आ रही है, कुकिंग, हीटिंग और बाथिंग में यूज होती आ रही है। यूएसए हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। इन इंडिया, अब बात आ गई इन इंडिया, ये तो आप याद कर लीजिएगा। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकर्णी हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। तो हिमाचल प्रदेश में, इंडिया में कहाँ पाई जाती है? मणिकर्ण में, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और पूगा वैली में, जो कि कहाँ है? लद्दाख में है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए एक जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया था, उसमें देखिए वर्क कैसे हो रहा है। इसमें बहुत इजीली आपको समझा दिया गया है, बिल्कुल ऊपर से आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया गया है कि यहाँ से जब हॉट वाटर जो कि जमीन के अंदर में होता है, जमीन के अंदर हीट कहाँ से आती है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जैसे हम जमीन के अंदर घुसते जाएंगे, जितना गहराई में जाएंगे उतनी हीट बढ़ती जाएगी। तो क्यों होती है जमीन के अंदर हीट? वो इसलिए कि जो जमीन की, जैसे आप लोग जानते हैं कि जमीन की जो लेयर्स होती हैं, सबसे अंदर वाले लेयर में क्या होता है? लावा होता है, गर्म होती है, जो इनर कोर होता है उसके अंदर। तो इसकी वजह से जमीन अंदर से गर्म होती है। तो जो नीचे का जो पानी होता है, हॉट वाटर, उसको ऊपर ले जाया जाता है। यहाँ पे वो और सुपर हीटेड हो जाता है। फिर वो सुपर हीटेड जब हो जाता है, वो स्टीम बन जाता है। स्टीम एक यहाँ पे टरबाइन लगा होता है, टरबाइन जो कि जनरेटर से जुड़ा होता है। जब उस पर गर्मा गर्म स्टीम पड़ती है, जैसे कि हम लोगों ने थर्मल पावर में पढ़ा था, तो फिर टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमता है तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है टरबाइन के घूमने से, वो जनरेटर में जाती है। और जो स्टीम बची, वो स्टीम यहाँ पे नीचे इसके एक पाइप लगा होता है, वो यहाँ पे आ जाती है पानी के रूप में। फिर यहाँ पर कूलिंग टावर होता है। कूलिंग टावर में जो गर्म होती है स्टीम, वैसे थोड़ी ठंडी हो जाती है, फिर उसको और मजीद ठंडा कर दिया जाता है, फिर वापस इंजेक्शन वेल द्वारा नीचे भेज दिया जाता है। तो वाटर साइकिल भी हो रही है यहाँ पे। तो टरबाइन के घूमने से जो स्टीम पड़ी, टरबाइन के घूमने से क्या हुआ? जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, और ये जनरेटर जो है टावर्स से जुड़े होते हैं, इन टावर्स से जो है आगे इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है। तो ये जियोथर्मल पावर प्लांट का इंट्रोडक्शन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। व्हाट इज टाइडल एनर्जी? सबसे पहले हम ये जानेंगे, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। एनर्जी जो कि टाइड से यानी ज्वार से पैदा होती है, वो टाइडल एनर्जी कहलाती है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। टाइडल एनर्जी कहाँ पे बनाई जाती है, कहाँ से हासिल की जाती है? जो एक ओपनिंग सी, यानी एक बड़े समुंदर की या बड़ी नदियों का जो एक नेरो पार्ट होता है, यानी जहाँ पे नदी आके ऐसे, जहाँ पे रास्ता कम हो जाता है, जहाँ पतली हो जाती है, बिल्कुल संकीर्ण हो जाती है, वहां पे क्या किया जाता है? वहां डैम्स बना दिए जाते हैं, और डैम्स बनाकर वहां पर टरबाइन वगैरह लगाकर वहां से टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। ड्यूरिंग हाई टाइड the energy of tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. हाई टाइड्स, लो टाइड्स और हाई टाइड्स होते हैं। हाई टाइड में क्या होता है? एनर्जी को यूज किया जाता है टरबाइन को घुमाने के लिए, जो कि डैम्स में लगा होता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स। रशिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ जो है इंडिया में, इनके पास क्या है? ह्यूज टाइडल मिल के फार्म्स हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं टाइडल मिल की फोटो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास बायोगैस। बायोगैस इज वेरी पॉपुलर गैस इन आवर टाइम, इन दिस टाइम। वो इसलिए कि जो हमारे मोदी जी जो हैं, उन्होंने भी बायोगैस के बारे में बोला था कि वो किस तरह जो है क्या चाय बनाते थे बायोगैस का यूज करके।
तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी गैस है जिसको यूज करके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चाय बनाई। वो कैसे बनती है? Organic waste such as dead plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. Organic waste जैसे कि dead plant, dead animal, animal dung, animal की पोटीज और kitchen waste जो है वो किसमें एक gaseous fuel में जो है वो चेंज हो जाते हैं जो कि कहलाता है biogas. The organic waste is decomposed by bacteria in biogas digester to emit biogas. ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किया जाता है जो कि बायोगैस डाइजेस्टर में बायोगैस बनाता है, बायोगैस को प्रोड्यूस करता है। देखिए ये है बायोगैस डाइजेस्टर विच इज इसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है जो गैस निकलती है वो। Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produce huge amounts of organic manure each year. Biogas जो है वो एक excellent fuel है कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, और ये हर साल जो है एक ह्यूज अमाउंट में जो है एक खाद बनाती है, ऑर्गेनिक खाद बनाती है। तो इस तरह बायोगैस को यूज कर सकते हैं लोग खाना बनाने में और लाइटनिंग को प्रोड्यूस करने में। देखिए यहाँ एक बायोगैस का एक आपके सामने डायग्राम है। तो बच्चों होप्स हो कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जिस तरह हम लोगों ने वो पढ़ा था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में का हम लोगों ने एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का एक फ्लो चार्ट देखा था। तो यहाँ पे भी एक फ्लो चार्ट है, आप इस फ्लो चार्ट को जरूर पढ़िएगा और समझिएगा। देखिए ये अभी फ्लो चार्ट आप लोगों को इनसे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो आप लोगों के पास मतलब ये स्किल होती है, लोग इसको बनाना सीखते हैं कि फ्लो चार्ट बनाए कैसे जाते हैं। अगर आप अभी से ये सब करते रहेंगे, इनको बनाने की कोशिश करते रहेंगे, इनको एक बार पढ़ लीजिए, इनको नोटबुक में खुद बनाइए। आप इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको बना सकते हैं। तो तब आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों ने क्लास 8 से ही इसको बनाना सीख चुका होगा। तो देखिए यहाँ विंड एनर्जी देख लेते हैं, एक एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है सोलर एनर्जी के बारे में, टाइडल एनर्जी। और ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लोगों को याद होने चाहिए, बहुत आसान से आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और पूछे क्या, ये आप लोगों को वैसे भी मालूम होने चाहिए कि इनके डिसएडवांटेजेस क्या है। जैसे सोलर एनर्जी, ऐसा लगता है हमें इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और डिफ्यूज सोर्स है, सो गेट वेस्टेड। और जो ये विंड एनर्जी है इसका भी हमें लगता है कि कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कहीं पे फार्म बना दिए, अच्छा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, कुछ भी डिसएडवांटेज हमें देखने में नहीं लग रहा। पर अगर हम टेक्नोलॉजी के और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो इसके भी डिसएडवांटेजेस है। पहले तो इसके एडवांटेजेस ये है कि नॉन पॉल्यूटिंग है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस सेटअप, सेफ एंड क्लीन है। और दूसरा डिसएडवांटेजेस ये है कि नॉइज पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन बहुत होता है। विंड मीन्स कॉस्टली टू सेटअप, बहुत ज्यादा इसको सेटअप लगाने में इसका जो है बहुत महंगा पड़ता है। डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, हार्मफुल टू बर्ड्स, जानवरों के लिए परिंदों के लिए जो है ये बहुत हार्मफुल होता है। इसी तरह टाइडल एनर्जी के, तो ये सारा आप कुछ पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ हमारे पास आती हैं कुछ ड्यूटीज जिनके बारे में मैं हमेशा आप लोगों से कहती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ कि अगर इतनी सारी चीजें कुदरत ने हमें दी हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनका केयरफुली तरीके से इनका यूज करें, इनको सेव करें, अपनी नीड्स को थोड़ा लिमिटेड करें, अपनी नीड्स को जो है एकदम बेतहाशा बढ़ा के ना रखें। थोड़ा हमें जो है इनका लिहाज करना चाहिए, इनकी कदर करनी चाहिए। तो एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। एनर्जी जो है वो हर जगह मौजूद है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा जमीन की जो हीट है उससे भी हम एनर्जी हासिल कर लेते हैं जिसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, और सूरज की जो रोशनी है उससे भी हम एनर्जी हासिल करते हैं जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं। विंड से भी जो हवाएं चलती हैं उससे एनर्जी हासिल कर रहे हैं जिसको विंड एनर्जी बोल रहे हैं। तो ये सारी एनर्जी तो एवरीवेयर, हर जगह है, बट इनको हार्नेस करना, इनको हासिल करना और जितनी ये कॉस्टली हैं दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हम में से हर कोई फर्क पैदा कर सकता है इन एनर्जी को वेस्ट न करके। जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, आप किस तरह जो है
उसको सेव कर सकते हैं, मिनरल्स को, एनर्जी को किस तरह सेव कर सकते हैं। जब आप पढ़ चुके हो, अपना टेबल लैंप ऑफ कर दीजिए, अपने बल्ब ऑफ कर दीजिए, अपने रूम के फैन ऑफ कर दीजिए। लगता तो है कि हम बहुत थोड़ा काम कर रहे हैं, बट हम जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को सेव करने में। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। एनर्जी को सेव करना ही एनर्जी जनरेट करना होता है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। अभी एक्शन लीजिए। अगर अभी आपके घर में कुछ वेस्ट हो रहा है, अगर अभी आपने कहीं पे टैप चला के छोड़ी हुई है, कहीं पे एक्स्ट्रा लाइट जला के छोड़ी हुई है, तो अभी जाकर उसको बंद कीजिए और जो है ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर पैदा कीजिए। तो चलिए बच्चों, होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगी एक्सरसाइज सॉल्यूशन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर की वीडियो। तो तब तक के लिए गुड बाय।